तो स्टूडेंट्स, कभी सोचा है कि आज हम सब नेचर की ब्यूटी, अपनी फीलिंग्स और इंडिविजुअल फ्रीडम को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? इसके पीछे एक पूरा आर्टिस्टिक मूवमेंट है जिसे हम रोमांटिक मूवमेंट कहते हैं। चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम इस फैसिनेटिंग दौर को आसानी से समझेंगे जो आपके इंग्लिश और हिस्ट्री एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अच्छा, जैसे ही हम रोमांटिक वर्ड सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? प्यार, इश्क, मोहब्बत, राइट? आइए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस रोमांटिक मूवमेंट का आशिकी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर आखिर इसका मतलब था क्या? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे एक वजह होती है। रोमांटिसिज्म बस यूं ही हवा से पैदा नहीं हुआ। ये एक बहुत पावरफुल रिएक्शन था, और इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जिसके ये खिलाफ था। एक ऐसा टाइम जहां सिर्फ लॉजिक और साइंस का ही बोलबाला था, जिसे कहते हैं द एज ऑफ रीजन, यानी कि एनलाइटनमेंट। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखेंगी। एक तरफ है एनलाइटनमेंट की सोच, जहां दिमाग एक कैलकुलेटर जैसा है, हर चीज को रीजन से नापता है और नेचर को एक मशीन समझता है जिसके पार्ट्स खोले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है रोमांटिक सोच, जहां दिल दिमाग से ऊपर है। यहां नेचर मशीन नहीं, एक जिंदा आत्मा है, और सच्चाई हर इंसान के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में छिपी है। ये सिर्फ सोच का नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए का जमीन आसमान का अंतर था। और फिर अचानक एक धमाका हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। फैक्ट्रीज का धुआं, शहरों का शोर, मशीन्स की आवाज। इस नई भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में लोगों को रियलाइज हुआ कि सिर्फ लॉजिक से ना पेट भरता है, ना ही दिल को सुकून मिलता है। और इसी एहसास ने एक विद्रोह को, एक रेबेलियन को जन्म दिया। तो है ये धुएं और शोर के बीच से, इस बेचैनी से एक नई आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो इंसान के इमोशंस और नेचर की खूबसूरती की बात करती थी। यही आवाज थी रोमांटिसिज्म। पर आखिर इसकी आसान डेफिनेशन क्या है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रोमांटिसिज्म सिर्फ कुछ पोएम्स या पेंटिंग्स नहीं थे। ये एक आग थी, एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जिसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। और इस आग का जो मेन फ्यूल था ना, वो एक ही शब्द था, रिएक्शन। ये एनलाइटनमेंट के ठंडे लॉजिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आत्माहीन प्रोग्रेस के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। तो ये पूरा मूवमेंट आखिर किन आइडियाज पर खड़ा था? इसकी नींव में 5 ऐसे पावरफुल पिलर्स थे जो इसकी पहचान बने। चलिए इन 5 पिलर्स को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यही रोमांटिसिज्म की असली आत्मा है। ये 5 पॉइंट्स रोमांटिसिज्म का पूरा डीएनए है। नंबर 1, इमोशंस को वैल्यू देना, क्योंकि दिल अक्सर दिमाग से ज्यादा जानता है। नंबर 2, नेचर की पूजा करना, जो सबसे बड़ा टीचर है। नंबर 3, इमेजिनेशन की पावर, जो रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 4, हर एक इंडिविजुअल पर फोकस, क्योंकि सबकी कहानी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी नंबर 5, पास्ट में इंटरेस्ट, खासकर मिडिल एजेस में, जिसे वो इस नई इंडस्ट्रियल दुनिया से बेहतर मानते थे। इस पहले पिलर यानी इमोशन को समझाने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से बेहतर और कौन हो सकता है। उनका ये कोट रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो है। कहते हैं, कविता शक्तिशाली भावनाओं का एक स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप निकलने वाला प्रवाह है। मतलब साफ है, असली कविता सोची समझी नहीं जाती, वो दिल से बहती। नेचर की बात करते हुए एक बहुत ही खास एहसास है, जिसे रोमांटिक सब्लाइमिटी कहते थे। इमेजिन कीजिए, आप एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े हैं और खुद को एकदम छोटा महसूस कर रहे हैं, या फिर तूफानी समंदर की लहरों को देख रहे हैं जिसमें डर भी है और एक अजीब सा अट्रैक्शन भी है। यही डर और आश्चर्य का मिला जुला एहसास, जिससे रूह कांप जाए, सब्लाइमिटी कहलाता है। रोमांटिक्स सिर्फ खुशी के पीछे नहीं भागते थे, वो उदासी को भी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये आम दुख नहीं था, ये थी मेलनकली, एक मीठी सी उदासी जिसमें गहराई हो, जैसे बारिश में खिड़की से बाहर देखते हुए किसी पुरानी याद का आना। रोमांटिक्स के लिए ये उदासी कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे एहसास की निशानी थी। हर मूवमेंट को उसके हीरोज की जरूरत होती है। रोमांटिसिज्म को भी इसके रॉक स्टार्स मिले, वो पोएट्स जिन्होंने अपने शब्दों से इस आग को हवा दी। इन्हें हम आमतौर पर 2 जनरेशन्स में बांटते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन शब्दों के जादूगरों से। फर्स्ट जनरेशन के 2 सबसे बड़े नाम थे विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्हें पोएट ऑफ नेचर कहते हैं, जो फूलों, पहाड़ों और आम इंसानों के एहसासों में कविता ढूंढते थे। और फिर थे उनके दोस्त एस.टी. कॉलरिज, पोएट ऑफ द सुपरनैचुरल। इनकी कल्पना आपको जादुई, अजीबोगरीब सफर पर ले जाती थी। फिर आई दूसरी जनरेशन, जो पहली वाली से भी ज्यादा आग से भरी हुई और ज्यादा विद्रोही थी।
इनके लीडर थे लॉर्ड बायरन, उस जमाने के सुपरस्टार रेबल, जिनका बनाया बायरॉनिक हीरो आज भी फिल्मों में जिंदा है। फिर आते हैं पीबी शेली, एक क्रांतिकारी जो अपनी कविता को समाज बदलने का हथियार मानते थे। और आखिर में जॉन कीट्स, एक ऐसा कलाकार जो सुंदरता और मौत के बीच के रिश्ते से ऑब्सेस्ड था। लेकिन रोमांटिसिज्म की आग सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही नहीं रुकी। ये आग ऐसी फैली कि इसने देशों के नक्शे तक बदल दिए। इन्हीं भावनाओं ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसे आज हम राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म कहते हैं। पर कैसे? रोमांटिक्स ने लोगों को उनकी जड़ों से, उनके कल्चर से जोड़ा। उन्होंने गांव-गांव से पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा किया, जैसे जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने किया, ताकि लोग अपनी कॉमन हिस्ट्री को पहचान सकें। और पोलैंड जैसे गुलाम देशों में तो संगीत और कविता आजादी की लड़ाई का हथियार बन गए। तो चलिए इस पूरी कहानी को इस एक टेबल में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये बेस्ट है। जहां एनलाइटनमेंट का फोकस रीजन पर था, वहीं रोमांटिसिज्म ने इमोशन को चुना। जहां एक ने नेचर को मशीन समझा, वहीं दूसरे ने उसे स्पिरिट माना। जहां एक ने पब्लिक लाइफ और साइंस पर लिखा, वहीं दूसरे ने प्राइवेट लाइफ और ड्रीम्स पर। यह टेबल आपको इन दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। तो ये थी रोमांटिक मूवमेंट की कहानी। लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, आज रोमांटिसिज्म का कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा जिंदा है? क्या ये सोशल मीडिया पर हर किसी का अपने आप को एक्सप्रेस करना है, या शहरों की भीड़ से दूर पहाड़ों में शांति ढूंढने की चाहत है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद।